अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 डिजिटल के साथ मैं हूं सानिया गुल। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी तुर्कों का हस्ब नस्ब और उनका असली कौन सा था और तुर्कों ने अपना असल वतन क्यों छोड़ा, ऐसे क्या वजूहात थी जिनकी वजह से तुर्क कबीलों को हिजरत करना पड़ी। और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि तुर्कों का इस्लामी दुनिया के साथ इत्तिसाल कब और कैसे हुआ और तुर्क क्यों मुसलमान हुए। क्या इस्लामी फौजियों के साथ तुर्कों की जंग हुई या तुर्कों ने इस्लामी फौज के सामने हथियार डाल दिए, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि अगर आप इस्लामी हिस्ट्री से दिलचस्पी रखते हैं तो मेरा ये वीडियो आखिर तक जरूर देखेंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करती हूँ। नाज़रीन इकराम, तुर्कों का हस्ब नस्ब और उनका असली वतन मावराए नहर का इलाका, जिसे हम तुर्कस्तान का नाम देते हैं, जो मशरिक में मंगोलिया और शुमाली चीन की पहाड़ियों से मगरिब में बहरंजिज यानी बहर कज़वीन और शुमाल में सीरिया के मैदानी इलाकों से जुनूब में बरसगीर और फारिस तक फैला हुआ है और फारिस तक फैला हुआ गज खानदानों का वतन है। इस इलाके में इस खानदान के बड़े बड़े कबायली रहायश पजीर थे और तुर्क या तराक के नाम से पहचाने जाते थे। 6ठी सदी ईस्वी के नस्ब सानी में इन कबीलों ने अपने वतन असली को खैराबाद कहकर ग्रोह दर ग्रोह एशिया की राह ली। मौरखीन इनकी इस नक्ल मकानी की कई तवज्जुहात करते हैं। बास का ख्याल है कि इसकी वजह इक़्तिसादी बदहाली थी। शदीद कहत और बढ़ती हुई आबादी ने उन्हें तर्के वतन पर मजबूर कर दिया और वो ऐसे इलाकों में आकर बसे जहाँ वसी चरागाहें और खुशहाल जिंदगी के असबाब वाफिर मिकदार में मौजूद थे। बाज़ तारीख निगारों का नुक्ता नजर ये है कि इस नकल मकानी के पीछे सियासी अवामिल कार फरमा थे। तुर्कों को बाज़ ऐसे ताकतवर कबाइल की दुश्मनी का सामना करना पड़ा जिनकी ताकत और तादाद उनसे कहीं ज्यादा थी, जैसे मंगोलिया। इस दुश्मनी से बचने के लिए उन्होंने तुर्कस्तान को छोड़कर एक ऐसे इलाके की राह ली जहां वो अमन की जिंदगी बसर कर सकते थे। ये राय डॉक्टर अब्दुल लतीफ अब्दुल्ला बिन दहेश की है। लिहाजा मंगोलियों की दुश्मनी से बचने के लिए इन कबीलों ने मगरिब की राह ली और दरियाए जिहों के करीबी इलाकों में बस गए, जहां से बाद में वक्तन फवक्तन तब्रिस्तान और जॉर्जान आए और यहाँ वो दुबाश इख्तियार कर ली। इस तरह तुर्क इन इस्लामी इलाकों से करीब हो गए जिनको मुसलमानों ने 21 हिजरी 641 ईस्वी में मार्का नेहवंद और फारिस में दौलत सरासानिया के सकूत के बाद ने किया था। इस्लामी दुनिया के साथ तुर्कों का इत्तिसाल 22 हिजरी 652 ईस्वी को इस्लामी फौजियों ने बाप के इलाकों की तरफ पेशकदमी की ताकि इन इलाकों को फतह करें। ये वो इलाके थे जिनमें तुर्क सुकूनत पजीर थे। इस्लामी सिपाह के सिपाह सलार अब्दुर्रहमान बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तुर्कों के सरदार शहर बराज से मुलाकात की। शहर बराज ने अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह की दरख्वास्त की और इस बात का इजहार किया कि वो अरमन पर हमला करने के लिए इस्लामी लश्कर में शरीक होने के लिए तैयार हैं। अब्दुर्रहमान ने उन्हें अपने कायद सराका बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेज दिया। शहर बराज ने सराका से मुलाकात की और उनसे अपनी खिदमात पेश करने के सिलसिले में बात की। सराका ने उनकी पेशकश को कबूल कर लिया और इस बारे में अरीजा हजरत उमर बिन अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम तहरीर किया और उन्हें इस बारे में इतला दी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी सराका की राय से इत्तेफाक किया और इसके बाद मुसलमानों और तुर्कों में बाकायदा मुआहदा तय पा गया। मुसलमान और तुर्कों में किसी किस्म की जंग न हुई, बल्कि ये दोनों लश्कर अरमन पर हमलावर हुए और वहाँ इस्लाम की इशाअत हुई और उसके बाद इस्लामी लश्कर फारिस के शुमाल मशरकी इलाकों की तरफ बढ़े ताकि मुसलमान लश्करों के हाथों दौलत सासानी के सकूत के बाद इन इलाकों में दीन मुहम्मदी की तबलीग का काम हो सके। ये वो इलाके थे जो शुमाल की तरफ इस्लामी सिपाह के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे। जब सुलह के मुआहदे की बदौलत बहुत सी मुश्किलात खत्म हो गई तो इन इलाकों और मुल्कों तक पहुंचने की राह हमवार हो गई और तुर्कों और मुसलमानों के दरमियान रब्तो ज़ब्त पैदा हो गया। तुर्क इस्लामी तालीमात से बहुत मुतासिर हुए और इस्लाम कबूल करके इस्लाम की इशाअत और गलबाए दीन के लिए मुजाहिदीन की सफ़ों में शामिल हो गए। खलीफाए राशिद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद खिलाफत में तब्रिस्तान का पूरा इलाका फतह हुआ। 31 हिजरी को इस्लामी लश्कर दरियाए जेहू से पार उतरा और मावरा नहर के इलाके में पड़ाव किया। इस इलाके के तुर्क जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हुए और इस्लाम का दिफा करने और खुदाई पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जहादी सरगर्मियों में शरीक हो गए। इसके बाद इस्लामी लश्कर की पेशकदमी जारी रही। कामयाबी और कामरानी का ये सिलसिला आगे बढ़ा और समरकंद भी इस्लामी कलम रू में शामिल हुआ।
حتیٰ کہ اسلامی سلطنت کی سرحد میں وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ ماورا النہر کے تمام علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے اور ان میں بسنے والے ترک قبائل نے خالص اسلامی تہذیب و تمدن کو اختیار کیا۔ عباسی خلفاء اور عمرہ کے درباروں میں ترکوں کا اثر و نفوذ بڑھنا شروع ہوا۔ ہر شعبے میں ترکوں کی بڑی تعداد دیکھی گئی۔ فوج کا، طب اور حکومت کا، دوسرے اعلیٰ مناصب، غرض یہ کہ کوئی ایسا شعبہ نہ تھا جہاں ترک موجود نہ ہو۔ اپنی حدادات، صلاحیتوں اور اخلاص کی بدولت انہیں بڑے بڑے مناصب پر فائز کیا گیا۔ جب معتصم تخت خلافت پر تمکن ہوا تو ترکی اثر و نفوذ کے سامنے اعلیٰ مناصب کے سب دروازے کھل گئے۔ بڑے بڑے منصب ترکوں کے سپرد ہو گئے۔ ترک اب سلطنت کے ہر شعبے میں کلیدی اسامیوں پر کام کرنے لگے۔ دراصل معتصم ایرانی اثر و نفوذ کی بے خونی کرنا چاہتا تھا۔ ایرانی خلیفہ المامون کے دور سے ایک بہت بڑی طاقت کی حیثیت سے حکومت عہدے پر فائز چلے آ رہے تھے اور ان میں کافی حد تک خودسری کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ معتصم کے ان اقدام نے لوگوں کو کافی حد تک مشتعل کر دیا۔ عوام اور سپاہ دونوں میں بے چینی پھیل گئی۔ یہی وجہ تھی کہ معتصم نے اپنے لیے ایک ایسے شہر کی بنیاد رکھی جہاں اس کی ذاتی فوج اور عوان اور مددگار رہائش پذیر ہوں۔ یہ نیا شہر سامراہ کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا اور یہ بغداد سے 125 کلومیٹر دور تھا۔ یوں تاریخ اسلامی کے اہم ترین دور میں ترکوں کو سلطنت میں خاصی اہمیت حاصل ہو گئی تھی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ ترکوں نے ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت کا دولت عباسیہ کے خلفاء کے ساتھ مضبوط تعلق تھا۔ یہ سلطنت تاریخ میں سلجوقی سلطنت کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ مزید اس طرح کی تاریخی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔